जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। इंडिया ई बुक आपके लिए लेके आया है वीकली करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 12। आज के यह कक्षा सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस कक्षा का पीडीएफ नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस कक्षा का जो सोर्स है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राज्यसभा टीवी, योजना मैगजीन, द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आज की कक्षा का जो महत्वपूर्ण विषय है उनके बारे में एक नज़र में देख लेते हैं क्या क्या है। आज की यह कक्षा 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक सभी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर होगा। एक नज़र में आप लोगों देख लीजिए आज की कक्षा का सभी विषय। तो पहला विषय वर्ल्ड स्पैरो डे 2022, जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। स्पैरो एक प्रकार की पक्षी होती है। और उसके बाद दूसरा विषय इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड सिंड्रोम डे, वर्ल्ड पोएट्री डे, यह सब सेलिब्रेट किया गया है 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। और यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो होता है उसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पेश किया है 2022 का। यूनियन पंचायत राज मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह रिलीज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान by the ministry MOPR, a historic shipbuilding agreement signed by Degrading Corporation of India for the first time Make in India project। यूक्रेन ने जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लीगलाइज कर दिया है। NMDC एंड IIT खड़गपुर inked एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ड्रोन बेस्ड एक्सप्लोरेशन। जो ड्रोन है उसको एक्सप्लोर करके जो फील्ड या क्या क्या मिनरल है वो सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रोन को यूज़ किया जाएगा। 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया WTI अवार्ड्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट विषय है पंकज अडवाणी हैज won his 8th एशियन बिलियर्ड्स टाइटल एट द 19 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022। इंडिया एंड इंडोनेशिया दोनों देश ने पार्टिसिपेट किया है सेकंड सिक्योरिटी डायलॉग। सिक्योरिटी के मामले के ऊपर ये डायलॉग होता है, मीटिंग होता है। तो इंडिया और इंडोनेशिया का दूसरा सम्मेलन जो सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर हुआ है जकार्ता में। जकार्ता है इंडोनेशिया का कैपिटल, जो जावा आइलैंड पर स्थित है। श्री धर्म जीवन गाथा वॉल्यूम्स ऑफ बुक ऑन लाइफ ऑफ गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज हैज़ बीन रिलीज्ड। मुकेश अंबानी जो आप लोगों ने सुना है वो एशिया और इंडिया का फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू हुरन रिपोर्ट। तो हमारा अगला विषय है PM मोदी एंड PM स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया का PM है। सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट हुआ है जो 21 मार्च को, उसमें देखा गया है एक साथ। प्रसार भारती ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर SBS के साथ। वर्ल्ड वाटर डे 2022 एंड बिहार दिवस 2022, ये दोनों डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। इंडियन आर्मी will participate in joint military exercise at Lamithai 2022 along with Seychelles, जो कि एक कंट्री है, उसका कैपिटल है विक्टोरिया। सेशल्स डिफेंस फोर्स के साथ इंडिया आर्मी का जॉइंट एक्सरसाइज होने वाला है, मिलिट्री का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कुवैत हैज़ बीन द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अभी नया जो डाटा आया है उसके हिसाब से कुवैत वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। चाइना डेवलप्ड ए लेज़र वेपन फॉर डिस्ट्रॉइंग स्पेस सैटेलाइट्स। चाइना ने एक लेज़र वेपन विकसित किया है जिसके द्वारा जो स्पेस का जो सैटेलाइट है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नीरज चोपड़ा अवार्डेड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन फील्ड एंड ट्रैक बाय स्पोर्ट्स स्टार आर्क्स। नागालैंड बिकम्स द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट। N. Biren Singh takes oath as Chief Minister of Manipur for second consecutive term। दूसरे बार के लिए N. Biren Singh ने एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर अपना शपथ लिया है। लक्ष्य सेन फिनिशेस एज रनर अप एट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। लक्ष्य सेन ने फाइनल में जाके गोल्ड मेडल में जाके मैच हार गए और रनर अप हुए हैं ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप पे।
3-day international seminar strengthening cooperation among neighboring countries started in Tripura on 22 March 2022. IQ Air released its latest World Air Quality Report on 22 मार्च 2022। IQ एयर एक संस्था है जो एयर के क्वालिटी के ऊपर अपना रिपोर्ट पेश करती है। इस रिपोर्ट के द्वारा मतलब इस बार जो सबसे मोस्ट मतलब ख़राब एयर है हमारा कैपिटल दिल्ली का, 1 नंबर स्थान दिल्ली का है इसमें। और अगर कंट्री का हिसाब से एयर क्वालिटी के बारे में बांग्लादेश का स्थान 1 नंबर पे है, भारत का 5 नंबर पे। तो बहुत बुरा खबर है दिल्ली वालों के लिए और भारत के लिए भी, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है हमारा कैपिटल का। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। तो अगला विषय जो है, पुष्कर सिंह धामी टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। नरसिंहपट्टी नौगास्वाम हैज़ गिवन जीआई टैग। जीआई टैग एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो मतलब कुछ चीज़ों को मिलता है जो स्पेशल है उस एरिया का। जैसे पकड़ लीजिए कोल्हापुर का चप्पल, उसके बाद दार्जिलिंग का टी, ऐसे करके तो बहुत सारा जीआई टैग मिलता है, वर्ल्ड लेवल में होता है ये वाला। तो एक नरसिंहपट्टी नागास्वरम जो है वो एक प्रकार का मतलब बांसुरी है, बांसुरी टाइप मटेरियल है जो होममेड है। तो उसको इस बार जीआई टैग मिला है 2022 में। यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल टू कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम एनएसईपी फेज 5। अगला विषय है, केरला विल बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स इन सिलेक्टेड लोकेशंस। गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन श्रीनगर। श्रीनगर जो कि हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी उसका कैपिटल है। रेटिंग एजेंसी फिच स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ forecast for next fiscal. Jayati Ghosh becomes a member of the United Nations High-Level Advisory on Multilateralism. Indian Constitution translated into Oichiki script for the first time. भारत का जो संविधान है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका ट्रांसलेशन हुआ है ओई चिकरी। एक स्क्रिप्ट है और सावताली लोग यूज़ करते हैं। उस स्क्रिप्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार ट्रांसलेट किया गया है। BBNL merger with BSNL has to be completed in this month. Ministry of Civil Aviation to organize Wings India 2022 from 24th to 27th March in Hyderabad. मार्टियरड्रॉम डे और शहीद दिवस 2022, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022 जो दोनों 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, जो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया अचीव्ड हाईएस्ट एवर गुड्स एक्सपोर्ट टारगेट 400 बिलियन। भारत ने अपना टारगेट जो सेट किया था 400 बिलियन गुड्स एक्सपोर्ट का, वो अपना मतलब पूरा 31 मार्च होने से पहले ही 21 9 दिन पहले 22 मार्च को ही कंप्लीट कर लिया है। 31 मार्च आने तक लगभग 440 से 450 बिलियन हो जाएगा अप्रॉक्स। तो बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट है इंडिया का। तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। क्या है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मीज पार्टिसिपेटेड इन 3rd एडिशन ऑफ ए जॉइंट एक्सरसाइज। इसका नाम है तस्लिक। ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलप सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। Maldives government felicitated Suresh Raina with Sports Icon Award. American mathematician Dennis P. Sullivan has won Abel Prize for 2022. GRI becomes world's youngest and fastest female swimmer to swim across Park Street. Union Ministers Srimati Zubin Irani inaugurated 10-day Red Fort Festival Bharat Bhagya Vidatha at Red Fort. Government has set target building 200 new airports by 2025. भारत के गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है नया बिल्डिंग बनाने के लिए, नया एयरपोर्ट का 200 बिल्डिंग होगा, 2025 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला प्रोजेक्ट। SBDCL won 2 ग्रीन एनर्जी अवार्ड्स। बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायनामिक मैप्स टू ट्रैक लैंड ओनरशिप। बिहार ने पहली बार पूरा भारत के अंदर जो लैंड का जो लिंकिंग है सिस्टम मैप्स का, उसका इम्प्लीमेंट कर दिया है। पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ कानपुर लाइसेंस्ड हैज़ बीन रिवोक्ड बाय
आरबीआई आरबीआई कुछ दिन बाद ही कोई किसी किसी बैंक का वो लाइसेंस रिवोक कर देता है। और आपने कुछ दिन पहले सुना है, जो हमारा अगला पिछला वीडियो था उसमें सुना है, पेटीएम्स का भी ऐसा हो गया था। वो पेटीएम को भी मतलब नया अकाउंट कोई मतलब नया यूज़र पेटीएम के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, तो उनका आईटी ऑडिट बाकी था, सिस्टम ऑडिट, इसके लिए आरबीआई ने बैंड कर दिया था। तभी भी पेटीएम अपना मतलब ऑडिट नहीं किया है शायद, मतलब जब भी ऑडिट करने के बाद अगर सेटिस्फैक्टरी लगे तो आरबीआई फिर से पेटीएम को मतलब मौका देगी फिर से नया अकाउंट बनाने के लिए। तो हमारा अगला टॉपिक है, महेंद्र सिंह धोनी हैज स्टेप डाउन एज कैप्टन ऑफ सीएसके। महेंद्र धोनी ने सीएसके से कैप्टनशिप से हटा अपना नाम को हटा दिया। अभी मतलब नया कैप्टन रविंद्र जडेजा होंगे सीएसके के, चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल का बहुत बड़ा टीम है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। इंडिया एंड ओमान टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा अगला विषय, प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स कलर टू आईएनएस भलसरा। प्रेसिडेंट कलर्स वो अवार्ड होता है, मतलब जो मिलिट्री या नेवी के फील्ड में, आर्मी के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इसको। तो हमारा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आईएनएस भलसरा को ये अवार्ड दिया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ एनआईपीआर मोहाली। आईआईटी हैदराबाद हैज डेवलप्ड स्मार्ट वेंटिलेटर नेम्ड जीवन लाइट। आईआईटी हैदराबाद ने एक स्मार्ट वेंटिलेटर बनाया है जीवन लाइट नाम के। जीआरएस इंडिया डिजाइंड ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तरह ही होता है। वेस्टर्न नेवल कमांड ऑर्गेनाइज्ड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। अक्टूबर 5 को पहली बार नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा भारत में। ये अभी पहली बार इस साल से ही 2022 से ही शुरू हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। भारत का जो डॉल्फिन रिजर्व सेंटर है गंगा का, गंगोत्री डॉल्फिन का बिहार में, तो भारत डॉल्फिन को मतलब कंजर्वेशन करने के लिए बहुत स्टेप ले रहा है, और माना जाता है पूरा एशिया में ही ये वाला एकमात्र डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर है जो बिहार में स्थित है। गंगोत्री डॉल्फिन को यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। नीति आयोग ने सेकंड एडिशन रिलीज किया है अपना एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। हिसाक्षी तेकुइची अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी जो कार मैन्युफैक्चर कंपनी है उसका नया सीईओ का अपॉइंटमेंट हो गया है। इनका टर्म शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से। नासा डिस्कवर्ड 65 न्यू प्लैनेट्स आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। नासा जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है अमेरिका का, तो उनका जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने दावा किया है कि बहुत 5000 प्लस से ज़्यादा प्लैनेट्स है और 65 न्यू प्लैनेट्स डिस्कवर हुआ है हमारा सोलर सिस्टम में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ डाटा ड्राइवन रिसर्च टू इरेडिकेट ट्यूबरकुलोसिस। इस प्रोजेक्ट का नाम है डेयर टू एरा डी टीबी बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। योगी आदित्यनाथ टूक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी फॉर कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड टर्म। तो 37 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ जो कि पिछले सरकार ने फिर यूपी में सरकार बनाया। यूपी में सत्ता मतलब पहले 37 ईयर से पहले ऐसा हुआ था, अभी फिर योगी आदित्यनाथ फिर से जीत के आए यूपी से और सेकंड टर्म के लिए एज ए चीफ मिनिस्टर अपना शपथ ग्रहण किए। तो हमारा एक एक करके सभी विषय के ऊपर देखते हैं क्या क्या है। वर्ल्ड स्पैरो डे 2022 जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। स्पैरो मतलब गैरवा बोलते हैं इसको, विश्व गैरवा दिवस। तो वर्ल्ड स्पैरो डे एनुअली हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है पब्लिक का अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, और इसका मेन गोल है कि मतलब प्रोटेक्शन ऑफ स्पैरो। स्पैरो अभी देख स्पैरो बहुत कम हो चुके हैं पूरा वर्ल्ड, मतलब इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। पहले तो मतलब गांव में भी बहुत सारा स्पैरो दिखाई देता था, अभी मतलब स्पैरो बहुत कम चुके हैं। इसके कारण स्पैरो के प्रोटेक्शन के कारण ये वाला इनिशिएटिव लिया गया है। द थीम जो है इस साल का वो है आई लव स्पैरोस। वर्ल्ड स्पैरो डे शुरुआत हुआ था फर्स्ट टाइम 2010 में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। मोहम्मद दिलवार जो कि एक इन भारतीय है, वो मतलब स्पैरो के लिए बहुत सारा काम करते हैं। स्पैरो का छोटा छोटा बॉक्स का हाउस बनाते हैं। आप लोग इस इमेज में देखिए कैसे उन्होंने बनाया है। ये दिलवार हुसैन मतलब मोहम्मद दिलवार का पिक्चर है। आई लव स्पैरो का बैनर हाथ में लिए हुए। प्रोवाइड नेस्टिंग फॉर देम,
वो मतलब नेस्टिंग प्रोवाइड करते हो स्पैरो के लिए। इनको मतलब हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट कहा गया था 2008 का जो टाइम्स मैगजीन है उसके द्वारा, फॉर हिज एफर्ट्स एज कंजर्वेशनिस्ट कर्बन। तो हमारा अगला विषय के ऊपर देखते हैं डिटेल्स। तो अगला विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मार्च प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ग्रीन जनरल असेंबली एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इन 2012। 2012 से कार्यक्रम शुरू किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस। इस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का मेन एम है तो फॉरेस्ट के ऊपर जो मतलब अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये वाला प्रोग्राम किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एंड यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन organize the day in collaboration with governments collaborative partnership on forests and other organizations. Forest and sustainable production and consumption is the theme for 2022 International Day of Forest. यूनाइटेड नेशंस ऑन फॉरेस्ट जो है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है 2000 से। कोलाबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट इज ए वॉलंटरी इंटरएजेंसी पार्टनरशिप ऑफ 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड सेक्रेटरीज। इट वाज सेट अप इन अप्रैल 2021। तो हमारा अगला विषय है 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है डाउन सिंड्रोम। एवरी ईयर डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। जो डाउन सिंड्रोम एक काइंड का डिजीज है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। मतलब क्या होता है, हमारा शरीर में 23 जुड़ा क्रोमोसोम रहता है, मतलब 46 क्रोमोसोम रहता है ह्यूमन के अंदर। तो जब भी ये 46 से कम 45 या 47 होता है तो उसको मतलब सिंड्रोम बोलते हैं। जब तो इसमें क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम डिजीज है इसमें क्रोमोसोम का संख्या बढ़ जाता है या कम जाता है। एवरी ईयर 3000 से लेके 5000 ऐसा क्रोमोसोम डिसऑर्डर देखा जाता है इंसानों में। द फर्स्ट वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 21 मार्च को एज वर्ल्ड सिंड्रोम डे इन दिसंबर 2011, बट इट केम इनटू फोर्स इन 2012। वर्ल्ड सिंड्रोम डे 2022 इस साल का जो थीम है वो है इंक्लूशन मीन्स। डाउन सिंड्रोम क्या है इसके बारे में देखते हैं। इट इज नोन एज ट्राइसोमी 21। इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर caused by the presence of all or part of the third copy of chromosome 21. It can cause physical growth delays, mild to moderate intellectual disability and characteristic facial features. तो हमारा अगला विषय है वर्ल्ड प्रॉपर्टी डे, पोएट्री डे सॉरी। हमारा अगला विषय है वर्ल्ड पोएट्री डे, मतलब कविता जो होता है उसके बारे में। वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। तो एवरी ईयर वर्ल्ड पोएट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। इस पोएट्री डे का मेन एम जो है वो है एनकरेज करना यंग लोगों को कविता के प्रति एंड अप्रिसिएट करना पोएट्री का रूल के ऊपर इन द डेवलपमेंट एंड एंटाइटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। पोएट्री इज एन आर्ट form that can transform even the most basic of lines into a powerful catalyst. It is observed to honor poets and aware the new generation about the tradition of poetry. UNESCO announced 21 मार्च as पोएट्री डे as its 30th जनरल कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में सेलिब्रेट हुआ था 1999 में। पोएट्री इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन लैंग्वेज। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है पूरा ये वर्ल्ड पे। तो क्या है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वाज ऑब्जर्व्ड इन 2013। इस साल का जो 2022 का इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है इसका थीम है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन इट्स रिजोल्यूशन 66/281 ऑन 22 जुलाई 2012 declared March 20 as International Day of Happiness. It is observed to increase awareness about the importance of happiness for humanity. It also promotes happiness as a universal human right. तो हम अगला रिपोर्ट देखते हैं जो हैप्पीनेस के ऊपर है। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने एक हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया है 2022 में। इस रिपोर्ट का मतलब 10th एडिशन है। इसमें पहला जो कंट्री ने टॉप किया है वो है फिनलैंड। तो उसके बाद फिनलैंड के बाद है डेनमार्क दूसरा स्थान पे,
उसके बाद है आइसलैंड, चार, उसके बाद फोर्थ में है स्विट्जरलैंड, फिफ्थ में है नेदरलैंड, और हमारा भारत, प्यारा भारत का पोजीशन बहुत खराब है, 136 पोजीशन है इंडिया का। इंडिया ने 2 इंक्रीज किया है, 3 स्टेप इंक्रीज हुआ है पहले बार, मतलब लास्ट ईयर भारत का जो था 2021 में हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडेक्स में, वो इंडिया का था 139 रैंक, अब भारत का है 136 रैंक। लेकिन और एक बात है, यहाँ पे 3 कंट्री का डाटा नहीं आया है। अब इस साल का 2022 का जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है वो 146 कंट्रीज के ऊपर आया है, और लास्ट ईयर का जो था वो 149 कंट्रीज के ऊपर था। तो लगभग पकड़ लीजिए इंडिया का रैंक मतलब सेम ही है, 136 और 139। और सबसे ख़राब स्थान है अनएपियस्ट कंट्री अफगानिस्तान है, उसके बाद है लेबानन, जिम्बाब्वे, देन रवांडा, देन बोत्सवाना। ये सब मतलब लेबानन एशिया में है, जिम्बाब्वे अफ्रीकन कंट्री है, रवांडा भी अफ्रीकन कंट्री है, बोत्सवाना भी अफ्रीकन कंट्री है। तो एशिया का 2 कंट्री, अफगानिस्तान पहला स्थान पे अनएपियस्ट कंट्री में से, और दूसरा स्थान पे लेबानन। उसके बाद अफ्रीका का 3 स्थान है, थर्ड है जिम्बाब्वे अनएपियस्ट में, रवांडा फोर्थ है अनएपियस्ट में, बोत्सवाना फिफ्थ है अनएपियस्ट कंट्रीज में। ऑस्ट्रिया का रैंक ड्रॉप हो गया है, 10th आ गया है ऑस्ट्रिया। पहले ऑस्ट्रिया का रैंक बहुत अच्छा होता था। ऑस्ट्रिया रैंक्स हैज ड्रॉप्ड आउट द टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. The World Happiness Report makes countries based on several factors such as real GDP per capita, social support, healthy life expectancy, etc. तो यह था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का डाटा जो इस साल पेश हुआ है। अभी हमारा अगला विषय देखते हैं क्या है। तो अगला विषय है यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह हैज रिलीज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज. द मिनिस्टर सेड disaster management plan has been successfully developed by Ministry of Panchayati Raj with an aim. क्या है इसका aim? To develop disaster resilience at the grassroots levels among the panchayats. He further said that Ministry of Panchayat Raj has developed disaster management plan with an aim to establish a framework to align disaster management measures in rural areas to that of NDMA. Under disaster management plan, Ministry of Panchayat Raj DMP, MOPR, every Indian village would have village disaster management plan. Similarly, every panchayat would have its own disaster management plan under DMP, MOPR. तो NDMA क्या है? NDMA has issued the first national disaster management plan in 2016. 2016 साल से ये शुरू हुआ है NDMA का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एंड इट वाज रिवाइज्ड आफ्टर रिव्यू इन 2019. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। शिप बिल्डिंग एग्रीमेंट जो साइन किया गया है उसके बारे में। ए हिस्टोरिक शिप बिल्डिंग एग्रीमेंट साइंड बाय डिग्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड एट कोचीन शिपयार्ड. फर्स्ट बेगल सीरीज 12 ट्रेलिंग सक्शन होपर ड्रिगर ऑफ 12,000 क्यूबिक कैपेसिटी. इस मिशन का मतलब इंपॉर्टेंस है कि द मिनिस्ट्री इशूड डिग्रेडिंग गाइडलाइंस फॉर मेजर पोर्ट्स जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करेगा फ्रॉम शिप बिल्डिंग फिनेंशियल सपोर्ट पॉलिसी फॉर इंडियन शिपयार्ड्स. दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स फिनेंशियल असिस्टेंस टू इंडियन शिपयार्ड्स इक्वल टू 17% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फेयर प्राइस और एक्चुअल पेमेंट्स रिसिप्ट. A provision of rupees 4,000 crores have been made for a period of 10 years 2016 से 2026 तक. The ministry will be able to meet objectives of Maritime India Vision 2030 by reducing the logistic cost of cargo. Degrading Corporation of India DCIL, इसके बारे में देखते हैं. DCI is the India's premier degrading company providing degrading and related services to major and minor ports, the Indian Navy, fishing ports and other maritime organizations. It was founded on March 29, 1976. Its headquarters is in Visakhapatnam. Its managing director and chief executive officer is Professor Dr. GYV Victor. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया है. यूक्रेन्स प्रेसिडेंट हैज साइंड वर्चुअल एसेट्स बिल व्हिच लीगलाइजेस क्रिप्टो करेंसीज. For foreign and Ukrainian cryptocurrency exchange will now be allowed to operate legally. Banks will also be allowed to open accounts for crypto companies. National Securities and Stock Market Commission and National Bank of Ukraine will regulate virtual assets.
The Ukrainian government has recently associated with FTX exchange to combat crypto contributions. तो कहाँ पे है कि यूक्रेन, आप लोग ने सभी ने सुना है अभी यूक्रेन और रशिया का बहुत क्राइसिस चल रहा है। अभी लगभग मतलब अभी कल का न्यूज़ था जो रशिया ने पोलैंड के बॉर्डर यूक्रेन में ही है वहाँ पे भी मतलब बम बरसाना शुरू कर दिया है। जो यूक्रेन में मतलब यूक्रेन में जो बाइडेन का आना था तो जो बाइडेन पोलैंड में थे तो तभी पोलैंड के बॉर्डर में रशिया का बम गिरा। तो हमारा अगला विषय देखते हैं क्या है। NDMC signs memorandum of understanding for drone-based mineral exploration. NDMC and IIT Kharagpur inked an MOU for drone-based mineral exploration. तो अभी ड्रोन से मतलब ड्रोन जो UAV बोलते हैं उसको, तो उससे मतलब पता लगाया जाएगा मिनरल्स का, मिनरल को एक्सप्लोर किया जाएगा ड्रोन से। This collaboration is also help development of software spectral tools for mineral excavation. मिनरल एक्सकेवेशन के लिए ये वाला प्रोग्राम शुरू किया गया है बहुत ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय जो है WTI का अवार्ड्स 2021 फैसिलिटेशन अवार्ड है जो 21 मार्च को शुरू किया गया है। 5th edition of Women Transforming India WTI Awards has been organized by Niti Aayog Women's Entrepreneurship Platform on 21 March 2022. WTI Awards has been conferred to 75 women achievers to celebrate their contributions towards Sashakt or Samarth Bharat. The awards have been given by Kiran Bedi, Lakshmi Puri, Arundhati Bhattacharya, and many more women. Niti Aayog CEO Amitabh Kant and singer Kailash Kher were presented at the event. Women Entrepreneurship Platform is an aggregate portal. It aims to catalyze the entrepreneurial ecosystem for women. तो क्या है WTI उसके बारे में देखते हैं। WTI Women Transforming India Awards. It is an annual initiative of Niti Aayog. It aims to highlight commendable and groundbreaking endeavors of India's women leaders and change makers. तो हमारा अगला विषय है जो मिस्टर पंकज अडवाणी, उन्होंने 8th टाइटल जीता है एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप दोहा में जो ऑर्गेनाइज किया गया था। दोहा है कतार का कैपिटल जो मिडिल ईस्ट का कंट्री है। Pankaj Advani has won his 8th Asian Billiards title at the 19th Asian Billiards Championship 2022. This is Pankaj Advani's 24th international title and 8th Asian title. He defeated compatriot Dhruv Sitwala in Doha, Qatar on 20 March 2022. Earlier, Advani has defeated Myanmar's Pyokse to earn a position in the final. Pankaj Advani is an Indian quist. A quist is a player who plays pool, snooker or billiards. He is nicknamed as Prince of India, the Golden Boy, the Prince of Pune. तो ये देखिए पंकज अडवाणी का दोहा का तस्वीर जो ये अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है द सेकंड इंडिया इंडोनेशिया सिक्योरिटी डायलॉग जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है जकार्ता में 17 मार्च को। इंडिया एंड इंडोनेशिया पार्टिसिपेटेड इन सेकंड सिक्योरिटी डायलॉग इन जकार्ता ऑन 17 मार्च 2022। इंडिया एंड इंडोनेशिया सिक्योरिटी डायलॉग इज ऑर्गेनाइज टू स्ट्रेंथन ties between both countries in the field of political and security issues. Both countries' representatives discussed many issues including current global and security issues, terrorism and violent extremists, and way to enhance maritime defense and cyber security cooperation. India and Indonesia also signed memorandum of understanding for security dialogue. India and Indonesia had held their first security dialogue in 2018. तो 2018 से शुरू हुआ भारत और इंडोनेशिया का ये सिक्योरिटी डायलॉग। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इंडिया और इंडोनेशिया का के बारे में थोड़ा सा। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर ऑल्सो की मैरीटाइम पावर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिंस 2018. Indonesia
is India's second largest trade partner in the Asian region. एशियन रीजन जो म्यांमार से शुरू होके अप टू इंडोनेशिया अप टू फिलीपाइंस तक है। तिमोर लिस्ट भी है यहाँ पे 10+1 तिमोर लिस्ट को लगा के, लेकिन तिमोर लिस्ट एशियन का ग्रुप में नहीं आता है। तो यहाँ पे टोटल एशियन का ग्रुप में 10 कंट्रीज आता है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, उसके बाद है हमारा सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो हमारा अगला विषय है गुरुकुल के बारे में, जो कि शास्त्री महाराज हैज़ बीन रिलीज्ड। एक्चुअली एक बुक रिलीज हुआ है, इन द टाइटल है उस बुक का ऑन द लाइफ ऑफ गुरुदेव श्री शास्त्री महाराज। शास्त्री महाराज जो है मतलब उन्होंने बहुत सारा गुरुकुल को एस्टैब्लिश किया है, जैसे कि राजकोट का गुरुकुल, जूनागढ़ का गुरुकुल, अहमदाबाद का गुरुकुल। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान। यह देखिए शास्त्री जी का महाराज, शास्त्री जी महाराज। हमारा अगला विषय इंडिया इन हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। हुरुन ने एक रिच लिस्ट का ग्लोबली एक रिच लिस्ट को मतलब डेवलप किया है। वो किसका पोजीशन कितना है, कौन कितना रिच है। तो भारत का बहुत सारे आदमी इस रिच लिस्ट में शामिल है। तो इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया एंड एशिया। 2022 का हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग हुरुन इंडिया हैज़ रिलीज्ड द 2022's global rich list in association with the realty firm M3M. According to this report, Mukesh Ambani is the richest man in Asia and India. His wealth has increased by 24%. मुकेश अंबानी आप लोग सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सीईओ है, मालिक भी कह सकते हैं, ओनर्स एंड सीईओ। अंबानी इज द ओनली इंडियन टू फाइंड ए प्लेस इन द टॉप 10 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। टॉप 10 जो इंटरनेशनल लिस्ट है उसमें 9th प्लेस है हमारा मुकेश अंबानी का। अडानी ग्रुप का जो चेयरमैन है गौतम अडानी, उनका 12th पोजीशन है। ही गॉट द रिचेस्ट एनर्जी एंटरप्रेन्योर टाइटल। शिव नादेर हैज गॉट 46th पोजीशन इन 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। ही इज द थर्ड रिचेस्ट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज बिलियनरी इन द वर्ल्ड। सीरम इंस्टीट्यूट जो है कोविड का वैक्सीन के टाइम आप लोगों ने नाम सुना है सीरम इंस्टीट्यूट का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडर साइरस एस पुनेवाला हैज गॉट द रिचेस्ट हेल्थ केयर बिलियनरी टाइटल इन द वर्ल्ड। हिज वेल्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 41% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जो कोविड के वजह से इनका बहुत सारा इंक्रीज हुआ है वेल्थ पे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुनेवाला का फाउंडर साइरस एस पुनेवाला। नायका का फाउंडर फाल्गुनी नायर, उनका नेटवर्थ $7.6 बिलियन हुआ है और वो पहली बार मतलब न्यू प्लेस बिलियनरी के लिस्ट में उनका भी आया है। तो पूरा लिस्ट का एनालिसिस हम लोग एक बार देखते हैं। ये देखिए 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। मुकेश अंबानी का स्थान जो एशिया और इंडिया में फर्स्ट पोजीशन है उनका। और नायका का फाउंडर फाल्गुनी नायर, ये फाल्गुनी नायर का पिक्चर, न्यूएस्ट बिलियनरी हुए है फाल्गुनी नायर। उनके राइट पे जो पिक्चर है वो गौतम अदानी का है, अदानी ग्रुप्स के। वो 12 पोजीशन है उनका रिच लिस्ट में। तो वर्ल्ड का लिस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट पीपल। पहला स्थान, पहले मतलब 9th स्थान जो है हमारा मुकेश अंबानी का टॉप 10 के अंदर। उसके बाद पहला स्थान देखते हैं हम लोग इलन मस्क जो टेस्ला कंपनी का है, उनका स्पेसएक्स भी उनका था। और उनका बहुत सारा कंपनी था, आप लोग जानते हैं। वो बहुत सारा प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर रहे हैं, जैसे न्यूरो करके एक ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो उनका वर्थ अकॉर्डिंग टू हुरुन लिस्ट $205 बिलियन। दूसरा पोजीशन हमारा अमेजोन का जेफ बेजोस। और जो हमारा बिल गेट्स है उनका पोजीशन, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स, उनका पोजीशन अब 4th आ गया है। पहले एक टाइम में 5 साल पहले बिल गेट्स का पोजीशन 1 नंबर पे था। तो उसके बाद सिनार्जी ब्रिन और लैरी पेज, इन दोनों का नाम आप लोगों ने शायद सुन रखा है।
ये दोनों अल्फ़ाबेट कंपनी से बिलोंग करते हैं। अल्फ़ाबेट कंपनी जो गूगल का पेरेंट कंपनी है, आप लोग सभी जानते हैं गूगल। तो फेसबुक का पेरेंट कंपनी ने, पहले तो फेसबुक का कोई पेरेंट कंपनी नहीं था। कुछ दिन पहले फेसबुक भी गूगल मॉडल पे उतर गया। तो पहले फेसबुक के ने क्या किया, व्हाट्सअप को एक्वायर किया एज मैसेंजर, उसके बाद इंस्टाग्राम, दोनों को एक्वायर किया। तो उसके बाद क्या किया, अपना मतलब तीनों मतलब लड़के को का एक मतलब पिताजी ढूंढ लिया। उस पिताजी का नाम है मीडिया। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले पिताजी नहीं आए थे फेसबुक का जो केस था उसमें। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल का पेरेंट कंपनी पहले से ही अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट पहले बना, उसके बाद उन लोगों ने गूगल बनाया। फिर यूट्यूब तो खरीदा था उन लोगों ने। यूट्यूब उनका खुद का कंपनी नहीं था। उनका मैसेजिंग जो सोशल ऐप था जो फेसबुक जैसा, ऑरकुट, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं जिनका एज लगभग मतलब 25 के ऊपर होगा, वो लोगों ने शायद ऑरकुट को यूज़ भी किया है। ऑरकुट पहले मतलब मैसेज सोशल साइट होता था जैसे कि फेसबुक है, ऐसे ही। तो अल्फ़ाबेट का जो दोनों सिनर्जी ब्रेन और लैरी पेज, उनका अवार्ड थे 6th और 7th प्लेस है इस लिस्ट में। उनका अवार्ड, दोनों का अवार्ड थे 116 मिलियन 116 बिलियन करके। तो हमारा अगला विषय के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला विषय है भारत और का पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एंड ऑस्ट्रेलिया का बोरिस जॉनसन, दोनों का मतलब एक ग्लोबल मीट हुआ है, वर्चुअल समिट 21 मार्च को। दे टूक स्टॉक ऑन द प्रोग्रेस मेड ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर comprehensive strategic partnership. PM Modi welcomed the announcement for setting up of Center of Excellence for Critical and Emerging Technology Policy in Bengaluru. He said that early completion of comprehensive economic cooperation agreement will be crucial for our economic relations, economic rival, and economic security. He also thanked Morrison for taking initiative to return ancient Indian antiquities. तो हमारा अगला विषय है प्रसार भारती का जो डील हुआ है ऑस्ट्रेलिया का SBS के साथ, स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन टू बूस्ट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। The MOU will expand the reach of DD News, DD India, and multiple language services of DD Doordarshan News amongst the Indian diaspora in Australia. Though this MOU, Prasar Bharati and SBS will explore opportunities in co-production and joint broadcasting of programs. They will also exchange professionals and organize training to share knowledge on program production. प्रसार भारती जो कि उसका फॉर्मेशन हुआ 1997 में भारत का, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली पे, न्यू दिल्ली पे। इट्स CEO इज साक्षी शेखर वेम्पाती। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे, जो कि ग्राउंड वाटर के ऊपर है। वर्ल्ड वाटर डे 2022 22 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का 2022 का जो थीम है वो है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। द डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस 1993। पहली बार वर्ल्ड वाटर डे 1993 से शुरू हुआ था। द मेन गोल of this water day is to support the idea of sustainable development goal 6, water and sanitation for all by 2030 and help achieve the goal. हमारा अगला विषय बिहार दिवस 2022। बिहार दिवस 2022 एवरी ईयर 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल मतलब बिहार का फाउंडेशन का 110th एनिवर्सरी था। On March 2022, 1912, the state Bihar was carved out from Bengal's presidency। पहले जो बंगाल था एक साथ बंगाल के अंदर, बिहार उड़ीसा सब बंगाल के अंदर ही थे। तो 1912 में बिहार का डिवीजन हुआ था बंगाल से ब्रिटिश के पीरियड में। इस साल का जो बिहार दिवस है इसका थीम है जल जीवन हरियाली। On the occasion of 3-day event is being organized in 18 state departments as well as several organizations will participate। तो बिहार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, कहाँ पे है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत, और उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के ठीक नीचे हमारा प्यारा भारत। ये देखिए बिहार नेपाल के नीचे ही। तो बिहार का बॉर्डर है
इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ, और यूपी स्टेट बॉर्डर है यूपी के साथ, झारखंड के साथ। झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट था, उसके बाद अलग हुआ। और बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ भी है, बिहार का बॉर्डर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बिहार बिहार लोकेटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बिहार का बीचों बीच से जो गंगा रिवर है उसने बिहार को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। बिहार का बाउंड्री यूपी, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के साथ है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ भी है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन एंड 12th लार्जेस्ट बाय टेरिटोरी। इट हैज़ 40 लोकसभा का सीट है इसमें यहाँ पे, और 16 राज्यसभा का सीट, और लेजिस्लेटिव एमएलए का संख्या है 243। पेगू चौहान इज द गवर्नर एंड नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर। मधुबनी पेंटिंग इज ए फेमस पेंटिंग ऑफ बिहार एंड इट हैज़ 2nd लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। और बिहार में 2 यूनेस्को साइट भी है, एक है नालंदा यूनिवर्सिटी और एक है आपका जो बोधि गया है। ये दोनों यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला विषय? अगला विषय है एक एक्सरसाइज इंडियन आर्मी का, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा लेमी ताइपे 2022 में विथ सेशल्स के साथ। सेशल्स एक देश है जो पूरा आपका मदागास्कर, मॉरिशस के नीचे आप लोग पकड़ लीजिए, वो इंडियन ओशन पे ही है। भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है सेशल्स के। ये देखिए सेशल्स का मैप। सेशल्स का कैपिटल है विक्टोरिया, इंडियन ओशन में लोकेटेड है। मॉरिशस के ठीक नॉर्थ पे है सेशल्स। तो भारत का सेशल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन होगा, जॉइंट एक्सरसाइज बोल सकते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 22 मार्च से लेके 31 मार्च को, जो कि शुरुआत हो चुका है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू share experiences gained during various operations against hostile forces in a semi-urban environment. Troops formed 2 by 3 Gurkha Rifles from Perikanti Battalion will participate in this exercise. भारत की तरफ से गुरखा राइफल्स का परिकंथी बैटालियन जो है वो ज्वाइन किए हैं इस एक्सरसाइज में। ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, कॉम्बैट डिस्कशन, लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस विल बी पार्ट ऑफ दिस 10 डे लॉन्ग एक्सरसाइज। इस 10 दिन का लेक्चर में बहुत सारा प्रोग्राम है। द मेन एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू फर्दर प्रमोट बायलैटरल मिलिटरी रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज Lamitai, which means friendship, is a biennial military exercise being conducted in Seychelles since 2001. It is a joint military exercise between India and Seychelles. हमारा अगला विषय है कुवैत का जो गर्मी है, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस कुवैत। इसका टेम्परेचर अभी जो रिकॉर्ड किया गया है 53.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कुवैत हैज़ बिकम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ 52.3 सेंटीग्रेड के साथ। द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर posing a threat to existence all over the world. Last summer in Kuwait, it was so hot that birds fell out of the sky. A recent study has held climate change responsible for 67% of the heat-related deaths in Kuwait. Saudi Arabia is pitching futuristic car-free cities, while Dubai plans to ban plastic and increase the number of green parks in Emirates. According to the World Resource Institute, Kuwait is still using oil for electricity production and it is among the top worldwide carbon emitters per capita. कुवैत कहाँ पे लोकेशन है? वेस्ट एशिया पे। इसका बाउंड्री है इराक एंड सऊदी अरब के साथ। और एक फिल्म बना था कुवैत के ऊपर, आप लोगों को पता है, अक्षय कुमार के एयरलिफ्ट, जब कुवैत का युद्ध हुआ था ईरान के साथ, तो तभी वही तेल का, ये मिडिल ईस्ट का एक ही प्रॉब्लम है तेल का। तो एयरलिफ्ट में कैसा भारत इंडियन एम्बेसी ने भारतीयों को मतलब वहाँ से कैसे रिकवर करके भारत पे लेके आए। जैसे अभी का एग्जांपल है यूक्रेन में, तो अब इंडिया का एम्बेसी बहुत एक्टिव है विदेश में, मतलब तभी से भी, बहुत पुराने से भी। एयरलिफ्ट मूवी अगर आप लोगों ने देखा है, कैसे मतलब इंडियन एयरलाइंस जाके, एयर इंडिया का एरोप्लेन जाके भारतीयों को वहाँ से मतलब लेके आया था। बहुत लाजवाब फिल्म बनाया था। फिल्म भी आप लोग देख सकते हैं। तो कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी और कुवैत का करेंसी है कुवैती दिनार।
कुवैत का प्राइम मिनिस्टर अभी का है जो साहब खालिद अल साहब। तो हमारा नेक्स्ट विषय है, चाइना ने डेवलप किया है लेजर वेपन्स दैट डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो क्या है ये चाइनीज टेक्नोलॉजी, देखते हैं एक बार। चाइनीज रिसर्चर्स हैज डेवलप्ड ए माइक्रोवेव मशीन कॉल्ड रिलेटिव क्राइस्टोन, क्या नाम है, एम्पलीफायर RKA, that is capable of jamming and destroying space satellites. The RKA has ability to produce 5 megawatt wave burst in Ka band. The Ka band is a part of electromagnetic spectrum that can be used for both civilian and military purposes. The RKA's development has highlighted fears that future fights could take place in space. RKA cannot shoot targets from the ground to the sky, but it may placed on satellites and used to strike enemy space location. Although China denies that RKS is directed energy weapon. Directed energy weapons DEWs are concentrated electromagnetic energy rather than kinetic energy to damage or destroy enemy equipment and or personnel. तो हमारा अगला विषय है नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट थे इस साल टोक्यो में। उन्होंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है ट्रैक एंड फील्ड में बाय स्पोर्ट्समैन स्टार आर्क्स इन 2022। और साथ ही साथ उन्होंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड ये भी जीता है, 2 अवार्ड। तो हमारा जो मीराबाई चानू है वेट लिफ्टर, जिन्होंने ओलंपिक में पहला वो मेडल हासिल किया था, सिल्वर मेडल भारत के खाते में दिलाया था, वो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड जीता है। लवलीना बरगोहाई जो कि आसाम के हैं बॉक्सर, उनको अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। ये देखिए लवलीना बरगोहाई, इनको भी ओलंपिक में मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक में। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर Sabita received Sportsman of the Year award in team sports category. Abni Lekhra awarded Parathlete of the Year in females, with Pramod Bhagat received Special Recognition Award. Women's hockey team wins Breakthrough Performance of the Year award. तो हमारा अगला विषय है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो कि एक मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में मिलता है आपको। तो वो वाला का लॉन्चिंग हुआ है बाय नागालैंड गवर्नमेंट। Nagaland becomes first legislative assembly to successfully implement national e-विधान project. फर्स्ट टाइम नागालैंड में इस प्रोग्राम का शुरुआत किया गया है। Members of the Nagaland Assembly can use electronic devices to participate in house proceedings, जैसे कि पार्लियामेंट में इस ऐप का प्रयोग होगा आपसे। This initiative will promote paperless operation and show the government's commitment towards the development of the Northeast region. National e-विधान application will help the chair of the house in conducting legislative business. It has been deployed on NIC Cloud Megraj. Paperless assembly or e-assembly makes the entire lawmaking process and tracking of decisions and documents automatic. तो क्या है ये नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है is to bring the state legislatures of India at one platform. It has been developed on the theme of One Nation, One Application. Its main implementation is funded by the center and the state government as 90:10 ratio. तो हमारा अगला विषय है N. Biren Singh took oath as Chief Minister of Manipur for consecutive second term. N. Biren Singh जो 12 चीफ मिनिस्टर है मणिपुर का, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण कर लिया है। The newly elected MLAs have unanimously elected N. Biren Singh as their legislative party leader. Governor Lag Ganeshan administered the oath of office and secrecy at Raj Bhavan, Imphal. बीजेपी ने 60 में से 32 सीट जीता था। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना है इलेक्शन का रिजल्ट कुछ ही दिन पहले डिक्लेयर हुआ था। ये देखिए मणिपुर का मैप। मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसका बॉर्डर है नागालैंड, मिजोरम, असम और म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसका कैपिटल है इम्फॉल और द गवर्नर है मणिपुर का ला गणेशन। लोकसभा सीट है 2
और राज्यसभा सीट है 1। तो अगला विषय हमारा लक्ष्य सेन, जो कि रनर अप हुए हैं ऑल इंग्लैंड ओपन पे। इंडिया का बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ने अपना फाइनल का मैच हार गए हैं विक्टर एलेक्सन के साथ, और सेकंड पोजीशन हुआ है उनका इन बर्मिंघम का मैच जो इंग्लैंड ओपन चल रहा था बैडमिंटन का, उसमें लक्ष्य सेन ने फर्स्ट इंडियन जो रीच मैन सिंगल फाइनल एट द ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप्स इन द एज last 21 years. He is only the 5th Indian to reach the final of All England Championship. Recently, Lakshya Sen has become the first Indian to win silver medal at Badminton World Federation Super Series 300 German Open 2022. All England Open Badmintonship Championship is a badminton tournament. It is organized by Badminton England in association with the Badminton World Federation. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है जो तुर्कमेनिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्री, उसका नया प्रेसिडेंट जो है सरदार बर्दमुखामेकब, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है, एक बार तुर्कमेनिस्तान के ऊपर देख लेते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये 5 स्टेट सेंट्रल एशियन है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 जो है कंट्री, ये पहले रशिया का पार्ट था 1991 से पहले। 1991 में रशिया से अलग हुए ये 5 कंट्री। तो जो तुर्कमेनिस्तान है उसका कैपिटल है, देखिए तुर्कमेनिस्तान, ये वाला है तुर्कमेनिस्तान, इसका कैपिटल है आशगाबाद एंड इसका करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनत। तो हमारा अगला विषय है 3 days international seminar on strengthening cooperation among the neighboring countries started in Tripura on 22 March 2022. This seminar is titled Development Cooperation Between India and Neighboring Countries, Possibilities and Challenges. Academicians from different Indian states and neighboring countries including Bangladesh, Nepal, Bhutan are participating in the seminar. Department of Economics of Tripura University is organizing the seminar in collaboration with Research and Information System for Developing Countries, RIS, New Delhi. The seminar is being organized with support of a Special Assistant Program of the University Grants Commission, UGC. The seminar was inaugurated by Director General of RIS, Research and Information System, Professor Sachin Chaturvedi. Research and Information System, RIS, for Developing Countries is an autonomous policy research institute based in New Delhi. हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय है दिल्ली, द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। एंड बांग्लादेश का स्थान पहले स्विस बेस्ड एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर, जो कि हर साल एयर के क्वालिटी के ऊपर एक रिपोर्ट बनाता है और सबमिट करता है। इस रिपोर्ट को इस साल मतलब 2021 का जो रिपोर्ट है उसका सबमिशन हुआ है 22 मार्च 2022 को। एज पर द रिपोर्ट, न्यू दिल्ली was world's most polluted capital city for the 4th consecutive year. New Delhi's PM 2.5 level was 85.1 in the city and Dhaka was the second polluted capital city. लेकिन अगर कंट्री की बात करें तो 5 कंट्री यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिए। पहला पोल्यूटेड कंट्री है बांग्लादेश, उसके बाद चाद, तीसरा पाकिस्तान, चौथा ताजिकिस्तान और 5वां हमारा भारत का नाम है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में 2021 का रिपोर्ट, जो कि मार्च 2022 में पेश किया गया है IQ एयर के द्वारा। तो अगला विषय, पुष्कर सिंह धामी टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी 11th चीफ मिनिस्टर of Uttarakhand for a second consecutive term. In the recently held assembly election, BJP won 47 seats out of 70. पुष्कर सिंह धामी का एज है 45। पॉलिटिकल जर्नी ने शुरुआत किया था 1990 से। स्टार्टेड इस पॉलिटिकल कैरियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं और 2001 से 2002 में इन्होंने ऑफिसर
ऑन स्पेशल ड्यूटी टू द सीएम भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद अभी जुलाई 2021 में उन्होंने उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर भी थे और अभी फिर से चुन के आए। हमारा नेक्स्ट विषय है हैंडमेड नारासिंगानापट्टियाई नागास्वरम आर्न्स जीआई टैग। तो एक एक्चुअली बांसुरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको जीआई टैग मिला है। आप लोगों को जीआई टैग के बारे में मैंने बताया था वीडियो के पहले ही। जीआई टैग ऐसा जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जैसे दार्जिलिंग टी बहुत सारा है, उसका कुछ स्पेशल वेराइटी होता है उसका, उस एरिया के अलावा किसी दूसरे स्थान पे नहीं मिलता है, जियोग्राफी के ऊपर बेस जाता है। जैसे कोल्हापुर का चप्पल या जैसे दार्जिलिंग का टी, ऐसा कुछ होता है। या आसाम में बोल सकते हैं, आसाम का जो गमछा है वो आप लोगों ने एक बार देखा है, आसाम का गंडार के ऊपर गमछा का कुछ दे दिया था, बहुत वायरल हुआ था एक वीडियो। तो आसाम का गमछा भी और आसाम का सिल्क जो है वो भी मतलब जीआई टैग है, उनको भी जीआई टैग मिला है। इस साल नहीं, मतलब पहले से ही मिला था। अभी 2022 में जो नया रिपोर्ट आया है उसमें इंडिया का ये बांसुरी जो है नारासिंगापट्टी नागास्वरम, इसको जीआई टैग मिला है। तो हमारा अगला विषय है NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल का प्रोग्राम जो है उसके बारे में। यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल टू कंटिन्यूएशन of National AIDS and STD Control Program NACP Phase 5. This program will continue for 5 years from 1st April 2021 to 31st March 2026 with an outlay of rupees 15,471.94 crore. In the 5 years NACP Phase 5, over 27 crore HIV tests would be performed, including around 14 crore tests among pregnant women. तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय है केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, उस इमिशन में केरला ने कार्बन न्यूट्रल का स्थान हासिल कर लिया है। भारत में फर्स्ट स्टेट है केरला, जो मतलब जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट को उससे ज़्यादा कार्बन इमिट कर लेता है। तो ऐसे आप लोग को समझिए, मतलब जितना वो मतलब पोल्यूशन करता है उससे ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट को बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है केरला स्टेट। ऐसे इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। तो क्या है, केरला विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स इन सिलेक्टेड लोकेशंस। फॉर दिस पर्पस केरला गवर्नमेंट हैज़ केप्ट aside 6 crore in the 2022-23 budget, while carbon neutral farming will be implemented in 13 farms in the first phase. Model carbon neutral farms will be established in all 140 assembly constituencies in the second phase. Steps are being taken to change the state seed farm at Alubha into the carbon neutral farm. हमारा अगला विषय है गल्फ कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर पे। जम्मू कश्मीर जब जो एक यूनियन टेरिटरी है अब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा while addressing the Gulf countries investment summit emphasized the potential to transform Jammu Kashmir into world's most beautiful investment destination. The 36-member delegation from the Gulf countries will also visit tourist destinations of Kashmir to explore the investment opportunities in the tourism and hospitality sector. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और गल्फ कंट्रीज के द्वारा भी, तो जो कि यह समिट ऑर्गेनाइज किया गया है और जम्मू कश्मीर के पीपल के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट आने से उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा। तभी जब भी जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा तभी वो टेररिस्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर का आदमी भी खुशी रहेंगे। तो हमारा अगला विषय है फिच रिपोर्ट। जो इंडिया का पोजीशन है ग्रोथ उसका बहुत डिक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू फिच रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी का फोरकास्टिंग 8.5% होगा और जो पिछले साल 10.3% था ग्रोथ का परसेंटेज, तो बहुत डिक्लाइन हुआ है। तो एक्चुअली इसका मतलब इफेक्ट रशियन यूक्रेन वार जो है, एक्चुअली वार भी नहीं बोल सकते आप इसको तो तुर्की ने भी वार नहीं डिक्लेयर किया है। जो मॉन्ट्रियल कानून था युद्ध का, तो उसके बारे में जब यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया था तुर्की को, जो ब्लैक सी में रशिया का जहाज को रोकने के लिए, तुर्की को पावर है, मतलब वो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वहाँ पे रोक सकते हैं तुर्की, लेकिन तुर्की ने मतलब मना कर दिया। पहले बोला था हम लोग ट्राई करेंगे,
मतलब उसके बाद बोला है कभी कहाँ से भी उन लोगों को वार का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। जो रशिया ने जो अटैक किया है वो मतलब तुर्की वार नहीं मान रहा है। अगर वार मान ले तुर्की तो मॉन्ट्रियल जो है पैक्ट वो वाला एक्टिव हो जाएगा, तब मतलब तुर्की वो किसी भी कंट्री का मतलब शिप्स जो है युद्ध विमान उनको रोक सकता है। तो हमारा अगला विषय है यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट जयति घोष टू हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलेटरलिज्म। जयति घोष के बारे में देखते हैं थोड़ा। जयति घोष एक इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने मतलब पहले थे वो प्रोफेसर हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कट्स का भी प्रोफेसर रहे हैं। वो इंडियन इकोनॉमिक्स है ज्योति घोष। वो अपॉइंट किया गया है जनरल एंटोनियो गुटरेस एज ए मेंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। शी विल बी ए मेंबर ऑफ 12 member board which will get support from the Center of Policy Research of the United Nations University। तो हमारा अगला विषय भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन किया गया है ओई चिक्री लैंग्वेज में, जो एक सावताली लैंग्वेज है। ये देखिए ये वाला है नया वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो ओई चिक्री लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसको कन्वर्ट किया है प्रोफेसर श्रीपति टुडू। इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस लैंग्वेज, देखिए श्रीपति टुटू का पिक्चर। श्रीपति टुटू इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सावताली लैंग्वेज एट द सिंधो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी इन पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। He started this initiative to make the constitution more accessible for people knowing the Sautali language। 2011 के सेंसस के दौरान अराउंड 70 लाख से ज़्यादा पीपल है जो सावताली लैंग्वेज बोलते हैं भारत में। सावताल ट्राइब मेनली 3 जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम में भी है। सावताली हैज़ बीन द added to Schedule 8 of the Constitution of India through the 92nd Amendment, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 92nd हुआ था 2003 में, उसके द्वारा शेड्यूल 8 में जोड़ा गया था। ए कोलकाता बेस्ड पब्लिशर Taurin Publishing has published the translation of the Constitution in Oi Chikri script। The Oi Chikri script is also known as Oi Chikri Oi and Sautali alphabet। तो हमारा नेक्स्ट विषय जो कि है BSNL और BBNL का मर्जर। इस महीने के अंदर इस मर्जर कंप्लीट किया जाएगा। BSNL जो कि हमारा टेलीफोन कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, और BBNL है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इसका मर्जर हो गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि फॉर्म 2000 से शुरू किया गया था, और प्रवीण कुमार पुरवर है इसका अभी का चेयरमैन एंड हेडक्वार्टर है दिल्ली पे। BBNL जो फॉर्म किया गया था 2012 में, इसका हेडक्वार्टर इसको हैंड ओवर किया गया है। द टास्क ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट जो था, इसका टास्क इसको दिया गया था BBNL को। तो अभी दोनों का मर्जर हो गया है, और मतलब इस महीने का अंदर ही मर्जर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है मर्जर। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2022 ग्लिड्स टू सक्सेस, जो 24 मार्च से शुरू हुआ है और कल तक चलेगा। यह 27 मार्च तक हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हो रहा है ये विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 is the largest event on civil aviation in Asia। Ministry of Civil Aviation is organizing this event in association with FICCI। इस साल का जो थीम है वो है इंडिया एट द रेट 75 द न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। It will focus on new business acquisition, investment policy formation and region connectivity। During this event, the Wings India Awards 2022 will be presented to aviation related companies, institutions, organizations। It will be formally inaugurated ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हमारा भारत का मिनिस्टर है सिविल एविएशन का, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। एग्जीबिशन, डिस्कशंस एंड फ्लाइंग डिस्प्लेस बाय सरंग टीम विल बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। तो हमारा अगला विषय है शहीद दिवस, मार्टियर्स डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को इन द ऑनर टू सेक्रीफाइस ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश रूलर्स के ने फांसी दे दिया था हमारा इन तीनों भारतीयों को, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए बहुत काम किया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आर एग्जीक्यूटेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जॉन साउंडर्स। उन्होंने जॉन साउंडर्स ब्रिटिश ऑफिसर को किल किया था।
in the protest of the public safety bill and the trade dispute bill, Bhagat Singh and Bhutukeshwar Datta threw bombs into the Central Legislative Assembly on 8th April 1929. On the occasion of Shahid Divas, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Biplobi Bharat Gallery at Victoria Memorial in Kolkata. The aim of this new gallery is to present a holistic view of the events leading up to 1947, highlighting the revolution's crucial role. Punjab Chief Minister Bhagwat Mann has declared 23rd March as a state holiday. हमारा अगला विषय है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो हर साल 2023 मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का थीम है अर्ली वार्मिंग एंड अर्ली एक्शन। It is celebrated to commemorate the establishment of the World Meteorological Organization (WMO), which was established on March 23, 1950. It is also observed to make people aware about the role in protecting Earth's atmosphere. In the last 50 years, more than 11,000 weather, climate, and water-related disasters were reported. World Meteorological Organization जो है WMO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 139 मेंबर्स है। इसका मेन उद्देश्य है प्रमोट करना एटमॉस्फेयर कोऑपरेशन इन एटमॉस्फेयर साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला विषय है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। वर्ल्ड टीबी डे बोलते हैं इसको। 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 1882। इस साल का जो थीम है वो है इन्वेस्ट टू एंड टीबी स्लेव लाइन्स। तो हमारा अगला विषय highest scripted India achieves its history scripted India achieves the highest ever goods export target of 400 billion। तो भारत का जो शिपिंग है एक्सपोर्ट का वो इस साल मतलब 400 बिलियन का जो टारगेट बनाया था वो 31 मार्च से पहले 9 दिन पहले अचीव कर लिया है भारत ने। बहुत बढ़िया न्यूज़ है। और पिछले साल जो हमारा एक्सपोर्ट था गुड्स के कैटेगरी पे वो था $292 बिलियन और इस साल जो 30% का उछाल देखा दिया तो अभी इस साल का $400 बिलियन जो भारत के नज़रिए से बहुत अच्छा खबर है। और 31 मार्च आते आते भारत का एक्सपोर्ट 450 तक हो जाएगा शायद। तो टॉप एक्सपोर्ट्स क्या क्या है भारत का उसके बारे में देखते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम भी एक्सपोर्ट करता है। जो रिफाइन करके भारत का जो रिफाइनरी से वहाँ पे मतलब रिफाइन होके भारत दूसरे देशों को भी बेचता है। उसके बाद डायमंड, पैकेज्ड मेडिकेमेंट्स, ज्वेलरी एंड राइस। टॉप जो इंपोर्ट करता है भारत प्रोडक्ट उसमें से क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम, उसके बाद गोल्ड, कोयल, ब्रिकेट एंड पेट्रोलियम गैस एट्सेट्रा। तो हमारा अगला विषय 10 लिक जो 3rd एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच वो यंगरिक में सेलिब्रेट किया मतलब ऑर्गेनाइज होगा। एक जॉइंट इनिशिएटिव है हमारे इंडिया और उज्बेकिस्तान के आर्मीज के अंदर जो 22 मार्च को शुरू हुआ है और 31 मार्च तक चलेगा। द लास्ट एडिशन ऑफ द स्लिंग वॉज कंडक्टेड एट रानीखेत उत्तराखंड। 2021 में ये वाला ऑर्गेनाइज हुआ था भारत में। इसका मेन एम है टू एक्सरसाइज एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन interoperability between both armies. Grenadiers Battalions of India is one of the highly decorated battalions of the Indian Army। इसमें मतलब भारत का जो ग्रेनेडियंस है वो वाला हिस्से लेंगे। ग्रेनेडियंस रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स जो मतलब बॉम्ब को चलाते हैं, ग्रेनेडियर्स डिपार्टमेंट बैटेलियन। तो हमारा अगला विषय है ब्रिक्स का। ब्रिक्स मतलब 5 देश, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने अपना एक वैक्सीन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर ओपन किया है जिसका मतलब लॉन्च हुआ है भारत का यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो ये देखिए ब्रिक्स में कौन सा कंट्री है। हमारा साउथ अमेरिका से है ब्राज़ील और अफ्रीका से है साउथ अफ्रीका और बाकी जो है रशिया पकड़ लीजिए, चाइना और इंडिया। एशिया से ही पकड़ लीजिए। रशिया तो बहुत मतलब रशिया का कैपिटल यूरोप में है इसलिए रशिया यूरोप पे बोल सकते हैं आप लोग। तो हमारा अगला विषय है मालदीव का जो स्पोर्ट्स अवार्ड। गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड दिया है।
सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर जो सीएसके के लिए भी आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते हैं, उनको ये अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स आइकन का। एबल प्राइज का विनर है अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सलीवन। अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलिवन हैज़ won द एबल प्राइज फॉर 2022। एबल प्राइज क्या है? एक नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स से द नेम it is the named after Norwegian mathematician Nicholas Henrik Abel. It was started in 2002. The first Abel Prize was awarded in 2003 to Jean Pierre Srinivasa S.R. Bardhana is the only person of Indian origin to have won this prize. He won in 2007. भारत का एक ही व्यक्ति ने को मिला 2007 में। 13-year-old जिया राय मेक्स इंडिया प्राउड। इन्होंने पाल्क स्ट्रीट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मतलब जो जल संधि है छोटा सा, उसको क्रॉस किया है। 29 किलोमीटर लेंथ क्रॉस किया है उन्होंने इन 13 hours 10 minutes। ये वाला रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। जिया राय मेक्स इंडिया प्राउड, एक रिकॉर्ड किया है उन्होंने। जिया राय जो है वो एक स्विमर है भारत के। तो हमारा अगला विषय कुछ वन लाइनर है 24 मार्च तक। इंडिया फास्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI National Center of Excellence for Mountain Terrain Biking and Bicycle Motorcycle will be set up in Shimla. India claimed up 5 sports in Global Home Price Index. Former Supreme Court Chief Justice of India R.C. Lahoti passed away at the age of 81. Gundappa Vishwanath's autobiography released at the M. Chinnaswamy Stadium. Pranab Prasant Desai bagged India's first gold medal at World Para Athletic Grand Prix at Dubai. हमारा अगला विषय यूनियन मिनिस्टर श्रीमती जुबिन ईरानी इनोग्रेटेड 10-day रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता एट रेड फोर्ट। ये जो 10 दिन का जो प्रोग्राम है वो 25 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा। मातृभूमि projection mapping show, cultural parade, Khao Galli, live performance at Rangmanch will be part of this festival. Bharat Bhagya Vidata Festival is being organized as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav by the Ministry of Culture. It is being organized to highlight the heritage and culture of every part of the country. The Ministry of Culture, along with Red Fort's Monument Mitra, Dalmia Bharat Limited, have conceptualized this mega event. Red Fort Festival भारत भाग्य विधाता aims to promote heritage conservation and tourism. हमारा अगला विषय है गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 220 न्यू एयरपोर्ट्स बाय 2025. यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया said. Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia said the government is planning to build 220 new airports by 2025. The government planning to create 33 new domestic cargo terminals and 15 new flight training schools for pilots. He also said cargo flights for perishable food items will be increased by 30% in the upcoming years. The pilot license approval process will be simplified with the latest technology. The government is aiming to increase the number of air passengers from 34.5 crores in 2018-19 to 40 crores in 2023-24. Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia also informed that 2 new airlines, Jet and Akasa, will soon launch their services in India. According to the Directorate General of Civil Aviation data, 8.38 crore people have traveled on domestic flights in 2021. तो हमारा अगला विषय है SPDCL won 2 green energy award. सावधान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड, पहले वो आंध्र प्रदेश लिमिटेड था, अभी तेलंगाना लिमिटेड है। सावधान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड हैज़ बीन honored with 2 green energy awards at the time of second Green Urja Energy Efficiency Award. It has been awarded gold in the top discount renewable energy category. It also won the award of innovative projects and jury choice.
जो एसपीडीसीएल है उसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद पे। हमारा अगला विषय डायनामिक मैप्स फॉर बिहार। तो पहली बार बिहार गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर डायनामिक्स मैप का शुरुआत किया है लैंड का। बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू implement dynamic map for villages. Each time land ownership will change, the dynamic map will automatically updated. The aim of the initiative to reduce legal disputes. According to Bihar government, the state has received 37,000 cases of land disputes and other issues since February 2021. The plan to implement dynamic maps is seen as to move by the state government to address the issue of long delayed land reforms. In December 2021, the State Assembly enacted the Bihar Land Mutation Amendment Bill 2021. Now there will be 3 changes every time an update occurs, including a change in the text, a change in the land parcel, a modification of the survey map. तो हमारा अगला विषय जो आरबीआई के द्वारा और एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। आरबीआई कुछ दिन बाद ऐसा लाइसेंस कैंसिल करता रहता है। तो जो अभी जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो वाला बैंक है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ कानपुर, जो कि यूपी का बैंक है। तो आरबीआई ने प्रोहिबिट किया है कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस इस बैंक का। तो हमारा अगला विषय है महेंद्र सिंह धोनी, जिनको मतलब उन्होंने अपना कैप्टनशिप छोड़ दिया है। अभी कैप्टनसी सीएसके का चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल का टीम है उसका कैप्टनशिप हैंडेड ओवर कर दिया है रविंद्र जडेजा को। वो 2008 से कैप्टन थे। तो हमारा अगला विषय इंडिया एंड ओमान एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया एंड ओमान have signed program of cooperation in the fields of science and technology for the period of 2022 to 2025. 3 साल के लिए ये वाला एग्रीमेंट हुआ है। Both the countries will also enhance biodiesel research training program, big data, coding testing, blockchain and fintech solutions, etc. भारत के तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सैयद बदर अलबू सईदी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान, दोनों के प्रेजेंस में ये वाला डील हुआ है। तो हमारा अगला विषय है प्रेसिडेंट्स प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू आईएनएस बलसारा। 25 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड पेश किया गया है आईएनएस बलसारा को। द निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट अरुण सिंह संबल received the honor on behalf of the unit. The President Color is the highest award given to a military unit for its exceptional service rendered to the nation in peace and during the war. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो भारत का पहला प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया था 27 मई 1951 से। तो हमारा अगला विषय है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एनआईपीआर मोहाली। Indian Institute of Technology IIT Hyderabad has developed smart ventilator named जीवन लाइट। एक स्मार्ट वेंटिलेटर जो वेंटिलेशन होता है मेडिकल यूनिट में, वेंटिलेशन रूम बोलते हैं, उसके लिए जो वेंटिलेशन का ऑल टाइम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित किया है जो आईओटी टेक्निक के द्वारा चलेगा। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड होगा। यह अपने आप खुद मतलब ऑब्जर्व करेगा और खुद मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा कमाएगा, ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया सर्विस और बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। हमारा अगला विषय जीआरएस इंडिया डिजाइंड ऑक्सीजन प्लस। ऑक्सीजन प्लस इज ए फील्ड पोर्टेबल स्मार्ट पैक इमरजेंसी ऑक्सीजन concentrator. Oxygen Plus is a suitable product for easy transportation in the hilly terrains of Northeast. It will manufactured in the northeastern region. The process of applying for its patent is underway. इसका पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया गया है, चल रहा है प्रोसेस। The product is currently being validated as well as its design is being improved. GRS India is set up recognized by the Departments of Promotion of Industry and Internal Trade by Government of India. तो हमारा अगला विषय है वेस्टर्न नेवल ऑर्गेनाइज्ड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। जो वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई में स्थित, इसके द्वारा प्रस्थान करके एक एक्सरसाइज हुआ है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला विषय है अक्टूबर 5 में पहली बार भारत में नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। इन 67 मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी का जो नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ है उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि
डॉल्फिन के ऊपर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए, उसका कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव चेयर्ड 67th मीटिंग। भूपेंद्र यादव ने इस मीटिंग का चेयरमैन थे। तो इस मीटिंग में जो नतीजा आया उसके द्वारा डॉल्फिन डे भारत में पहली बार 2022 से शुरू होगा। इस साल 5 अक्टूबर को पहली बार सेलिब्रेट किया जाएगा। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन्स आर इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थी एक्वेटिक इकोसिस्टम। दे आर मैमल्स, स्तन्यपायी प्राणी हैं। सम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स एग्जिबिट सेक्सुअल dimorphism, larger males than females. National Board for Wildlife. It is a statutory body under the Wildlife Protection Act 1972. It is responsible for the promotion of wildlife conservation and the development of wildlife and forest. It is headed by the Prime Minister of India. तो हमारा अगला विषय है जो हमारा एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स है 2021, उसका मतलब नीति आयोग के द्वारा उसका सेकंड एडिशन का रिलीज हो गया है। तो उसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें मतलब इस रिपोर्ट के अंदर गुजरात ने टॉप किया है और महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रेस्पेक्टिवली। तमिलनाडु और हरियाणा 4th and 5th पोजीशन। यूनियन टेरिटरी का बात करें तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। और दिस एडिशन शोज द मोस्ट कोस्टल स्टेट्स आर द बेस्ट परफॉर्मेंस। कोस्टल स्टेट्स जो है भारत का वो बेस्ट परफॉर्मर है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस index is based on 4 pillars: policy, business ecosystem, export ecosystem and export performance, and 11 sub pillars। तो हमारा अगला विषय है मारुति सुजुकी का नया सीईओ हिसाशी तकुइची एज द मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। हिसाशी तकुइची, मारुति सुजुकी जो हमारा कार मैन्युफैक्चर कंपनी है भारत का, जो आप बहुत फेमस है इंडिया में। तो पहले मतलब उनका जो मारुति सुजुकी का जो पहले सीईओ थे, मतलब अभी भी है, 31 मार्च तक है उनका, मतलब हिसाशी तकुइची का अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल से शुरू होगा। उसके पहले थे केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा अभी तक है 31 मार्च तक। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारत में फाउंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1981। इट वॉज फॉर्मरली नोन एज मारुति उद्योग लिमिटेड। ये पहला कार जो मारुति सुजुकी का था मारुति 800, जो अभी कंपनी ने बंद कर दिया लगभग, लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी है। और वो पहले मतलब मेरा जो आंटी है, मेरा मतलब मम्मी पापा का जो भाई है, बड़ा भाई, उनका मतलब उन लोगों का था मारुति 800। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नासा डिस्कवर्ड 65 न्यू प्लैनेट्स आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है वो 65 न्यू प्लैनेट्स खोजा है उन लोगों ने, और नासा ने कन्फर्म किया 5000 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट्स एग्जिस्ट करता है हमारा सोलर सिस्टम में। सम प्लैनेट्स माइट हैव प्रेजेंस ऑफ वाटर, microbes, gases on the surface, or even life. Many of these exoplanets have composition and characteristics like planet of our solar system. The discovery of exoplanets had begun in 1992. The Nazi Gressor-Uman Space Telescope is likely to launch in 2027 to discover new exoplanets. The European Space Agency will launch Ariel mission in 2029 to observe the exoplanets atmosphere. 5000 exoplanets discovered so far include super Earths, mini Neptunes, and planets orbiting 2 stars. Scientists have conceptualized various things. नेक्स्ट हमारा जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ डाटा ड्राइवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी डेयर टू एरा डी बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमारा अगला विषय है योगी आदित्यनाथ, जो कि दूसरी बार यूपी का एज ए चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट हुए 37 ईयर्स के बाद। ऐसा हुआ यूपी में कि कोई सत्य में रहा, सरकार फिर से सरकार बना रहा है। तो हमारा अगला विषय अभी तो मतलब पूरा ख़त्म हो गया है, अगला कोई विषय नहीं है। तो इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अगला क्लास संडे को होगा, नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 13। और हमारा कुछ दिनों से मतलब इस वीक में कोई भी पॉलिटिकल साइंस का या एमकॉम का कोई भी क्लास का अपडेट नहीं हुआ है। कुछ तकनीकी कारण था, तकनीकी क्या एनवायरमेंटल भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे साइक्लोन जैसा भी शुरू हो गया है, इसलिए बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ऐसा अगले वीक से नहीं होगा। इसका प्रॉमिस के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ आप लोगों से अभी अलविदा लेते हैं। तो मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो का जो PDF फाइल है। और इंडिया ई बुक के जुड़े रहने के लिए और एक बार आप लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।